प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर को। और इसमें हम पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान की सबसे बड़ी बात, अमेरिका का राष्ट्रपति। तो अमेरिका का कार्यपालिका प्रमुख जो है वो है राष्ट्रपति। आप जानते हैं अमेरिका के चुनाव जो होते हैं उसमें कार्यपालिका प्रमुख अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, जो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जीतता है। एक निर्वाचक मंडल होता है, उसके माध्यम से अमेरिका का राष्ट्रपति जीतता है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति होता है। और चूँकि अमेरिका विश्व का एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। वर्तमान संदर्भों में जैसे हम पढ़ रहे हैं अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, तो हम सबसे पहले इसके दो पार्ट पढ़ेंगे। पहले में तो पढ़ेंगे इसकी योग्यता, वेतन, भत्ते, उन्मुक्तियाँ, कार्यकाल, फिर निर्वाचन, और दूसरे में पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 के एक छोटे से वाक्य में है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन संविधान के इस वाक्य में राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। वस्तुतः कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसी ही नहीं रहती जैसे उसे कानून बनाता है। इसलिए इसे हम सबसे अधिक प्रमुख रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में इसे कह सकते हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता और राज्यों की सत्ता को बनाए रखने के बहुत अधिक इच्छुक थे और राष्ट्रपति पद को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन संविधान लागू होने के बाद से अब तक राष्ट्रपति की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। और श्लेसिंगर जो है वो कहते हैं वॉशिंगटन के समय से लेकर अब तक प्रत्येक राष्ट्रपति पदधारी ने इसे अधिक शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है। ऑग कहते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महान शासक हो गया है। अब योग्यताएं हम पढ़ें तो अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, तीसरा वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो और लगातार रहा हो। कुल मिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में व्यतीत किए जाने होने चाहिए। अब वेतन भत्ते की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके वेतन भत्तों में कमी या बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। जो भी परिवर्तन होंगे वो कार्यकाल के प्रारंभ में होंगे। जनवरी 1969 में निक्सन द्वारा राष्ट्रपति पद ग्रहण किए जाने की तिथि से राष्ट्रपति का वेतन $2 लाख वार्षिक निश्चित किया गया। मई 99 में से 4 लाख कर दिया गया है। यह राशि कर मुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को सरकारी कामों के लिए $50,000 और दिए जाते हैं। यात्रा खर्च में राष्ट्रपति प्रतिवर्ष अधिकतम $1 लाख खर्च कर सकता है। इस राशि पर आयकर नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने पद के सम्मान के अनुकूल अन्य अनेक सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, जिनमें निजी हवाई जहाज और छोटे से समुद्री जहाज की सुविधा भी सम्मिलित है। उन्मुक्तियाँ, अन्य देशों के कार्यपालिका प्रधानों की भांति राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियाँ भी हैं। संविधान में नहीं कहा गया, लेकिन परंपरा के अनुसार उसे किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते। उसे किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश नहीं दिए जा सकते। केवल सीनेट में उसे महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। कार्यकाल, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर बहुत अधिक मतभेद थे। अंत में संविधान 2 की उपधारा 1 में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा और पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने यह परंपरा स्थापित करने का प्रयत्न किया कि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद धारण न करे, लेकिन कुछ उदाहरणों में इस परंपरा का उल्लंघन हुआ। सन 1951 में 22वां संशोधन हुआ अमेरिका के संविधान में, जिसमें यह कहा गया एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता। और इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा था तभी राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया और उस समय उसके द्वारा राष्ट्रपति पद पर कार्य किया गया, जैसा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के निधन पर ट्रूमैन
और कैनेडी के निधन पर लिंडन डी जॉनसन द्वारा पद धारण किया गया तो उसका कुल कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। इसी संशोधन के अनुसार युद्ध काल में कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति से चुनाव लड़कर तीसरी बार राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर अमेरिकी संविधान में बहुत अधिक मतभेद था। पहला, इसमें 2 सुझाव दिए गए। पहला, राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, किंतु सभा द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन राजनीतिक दलबंदी में फंसे बिना संभव नहीं थी और संविधान निर्माता राजनीतिक दलबंदी को देश के लिए घातक मानते थे। दूसरा सुझाव था कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका राष्ट्रपति का निर्वाचन करे, किंतु इसे इस दृष्टि से उचित नहीं समझा गया कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के हाथ का खिलौना बन जाएगा। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संविधान सभा के सदस्य शक्ति विभाजन के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे और यह पद्धति शक्ति विभाजन के विरुद्ध होती। संविधान सभा के द्वारा अंत में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो। इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाए और निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के आदेशानुसार निर्वाचक चुने, जिनकी संख्या उस राज्य की सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के बराबर हो। समय आने पर ये निर्वाचक अपने अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्रित हों और लिखित रूप से अपने मत 2 व्यक्तियों को दें जिनमें से कम एक उस राज्य का निवासी न हो। जिस राज्य की ओर से निर्वाचक नियुक्त किए गए हैं उनके बाद मतों को एक पेटिका में मुहर लगाकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाए, जो कांग्रेस के दोनों सदस्यों की उपस्थिति में उन्हें गिनकर परिणाम की घोषणा करे। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त हों वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, बशर्ते कि उसे मतों का पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हो। उससे कम पाने वाला व्यक्ति उसी प्रकार बहुमत पाने पर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा। संविधान द्वारा दी गई इस व्यवस्था में कुछ संशोधन हो गए और व्यवहार में ये पद्धति बदल गई है। प्रथमतः संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एक साथ मतदान की व्यवस्था की गई, लेकिन 1880 में कुछ कठिनाई हुई, इसलिए संविधान के 12वें संशोधन द्वारा दोनों के लिए अलग अलग मतदान की व्यवस्था की गई। फिर 23वां संशोधन होता है, इसके द्वारा कोलंबिया जिले को भी निर्वाचक मंडल के 3 सदस्य चुने जाने का अधिकार दिया गया। यद्यपि कोलंबिया जिले को कांग्रेस में जिसका प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है क्योंकि कोलंबिया एक जिला है, राज्य नहीं। इसी प्रकार वर्तमान समय में निर्वाचक मंडल के सदस्य 538 हैं, 3 कोलंबिया के प्रतिनिधि और वर्तमान समय में कांग्रेस के 535, 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा में हैं और 100 सदस्य सीनेट में। संविधान निर्माताओं द्वारा उपयुक्त पद्धति अपनाते हुए आशा की गई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन शांत वातावरण में हो, किंतु 1800 में ही अमेरिका के राजनीतिक दलों को उदय हो गया। इन दलों ने निर्वाचक मंडल के लिए उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए। राजनीतिक दलों के समर्थन से निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाने लगे। वे राष्ट्रपति पद हेतु अपने ही राजनीतिक दल के उम्मीदवार को समर्थन करने के लिए वचनबद्ध होने लगे। इस तथ्य ने राष्ट्रपति निर्वाचन को अप्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रत्यक्ष निर्वाचन में बदल दिया। इस प्रकार वर्तमान समय में तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ना तो शांत वातावरण में संभव होता है और ना ही निर्वाचन वस्तुतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन रहा है। लॉस्की कहते हैं, संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि अपनाई थी उस पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था, परंतु उनकी आशाओं में से इससे अधिक और कोई आशा भंग नहीं हुई। अब वर्तमान समय में आप देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाने वाली पद्धति क्या है। पहला है उम्मीदवारों का मनोनयन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन है। 1840 से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलन द्वारा किया जाने लगा। उम्मीदवारों के मनोनयन की यह पद्धति परंपरा के आधार पर अपनाई गई है और इस संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मेलनों के लिए समय और स्थान का निर्धारण करती है, प्रारंभिक व्यवस्था करती है। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ प्रारंभिक क्षेत्रों से, कुछ राज्य सम्मेलनों से और कुछ केंद्रीय समितियों द्वारा।
इन प्रतिनिधियों की संख्या सामान्यतः 150 से 3000 के बीच होती है। चुनाव वर्ष के जुलाई या अगस्त के महीने में एक बड़े हॉल में एक सम्मेलन होता है। सम्मेलन बहुत अधिक उत्तेजना और शोर शराबे के वातावरण में होता है। उस सम्मेलन में ही दल के प्रमुख नेतागण परस्पर सौदेबाजी करते हैं। दल के द्वारा उम्मीदवार चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वे प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करें। मतदान की प्रक्रिया किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक जारी रहती है। कई बार मतदान के अनेक दौर चलते हैं। ऐसे ही उपराष्ट्रपति पद के लिए होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी के भी राष्ट्रपति पद के समान होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी इस संबंध में एक परंपरा स्थापित हो गई है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न केवल अलग अलग राज्यों वरन दो अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए। यदि राष्ट्रपति के उम्मीदवार उत्तरी राज्य से है तो उपराष्ट्रपति दक्षिणी होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्राय कड़ा संघर्ष नहीं होता और शीघ्र ही कोई न कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर इस पद के लिए दल का उम्मीदवार बन जाता है। चुनाव अभियान। सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। यह समिति अपने एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवारों के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवारों के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है। यद्यपि चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव अभियान पर अधिकतम खर्च $30,000 है, परंतु इसका उल्लंघन होता है। चुनाव अभियान के प्रमुख साधन टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र और उम्मीदवार के पक्ष में विविध प्रकार के साहित्य का प्रकाशन है। फिर है निर्वाचक मंडल का चुनाव। इसके बाद दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि वे चुने जाने पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों को मत देंगे। 23वें संशोधन से अब निर्वाचक मंडल के सदस्यों की 538 है। ये लीप वर्ष या चुनाव वर्ष के नवंबर में महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को होता है। निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है और निर्वाचकों के चुनाव में किन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होगा, इस संबंध में 1970 में मतदान अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है। मतदाता 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए। दूसरा, उस राज्य में कम से कम 30 दिनों से रह रहा हो। मतदाता होने के लिए साक्षर होना जरूरी नहीं है। तो राज्यों का निर्वाचक मंडल सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर करता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है। जिस दल के किसी राज्य के मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है, उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। फिर है निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने दल के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। अब स्वतंत्र अमेरिकी इतिहास में ऐसा अनेकों बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के निर्वाचक मंडल के सदस्य ने किसी अन्य दल के उम्मीदवार को अपना मत दिया हो। बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानी में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और प्रमाणीकृत करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है। वो कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा करता है। फिर आता है लास्ट, नवीन राष्ट्रपति का चुनाव। 1933 से पूर्णतः निर्वाचित होने के लगभग 4 मास पश्चात 4 मार्च को नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया जाता था, किंतु 20वें संशोधन 1933 के अनुसार राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। और ये संशोधन भी किया गया कि यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को अपने पद पर आसीन होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। बीच में एक बात और आती है, यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो यदि नहीं मिलता है तो प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार 3 जो होते हैं, प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। तो ये है हमारा आज का पहला पार्ट जिसमें हम अमेरिका के राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे।